हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। आज हम बी फार्म 4 सेम के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस में मेंशन है। उसका नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जब हम कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो कई प्रकार के फैक्टर्स जो हैं मेडिसिनल प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ डिक्रीज़ हो सकती है, जो कंसंट्रेशन है फाइटोकांस्टेंट की, जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के नाम से भी जानते हैं, उनमें कमी पाई जा सकती है, या फिर प्लांट स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखें जो कि कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के लिए को अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिनको हम एक्सोजिनस फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जब प्लांट जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली जब अफेक्ट होता है तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर एक्सोजिनस फैक्टर के अंतर्गत आता है। इन सभी फैक्टर्स को जब हम मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करते हैं तो इनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं? उनके अंदर एल्टीट्यूड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल एंड इरीगेशन है, लेंथ ऑफ डे एंड डे लाइट है, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजर्स है, एंड लास्ट पेस्ट एंड द पेस्ट कंट्रोल। अब इन्हीं को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं मेडिसिन प्लांट की कल्टीवेशन के अंदर। नंबर 1 आ रहा है हमारा एल्टीट्यूड। जब हम एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो एल्टीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो हाइट अबव द सी लेवल से होता है। हाइट से रिलेशन जो होगा वो हमारा एल्टीट्यूड के अंतर्गत पाया जाएगा। डिफरेंट प्लांट की जो स्पीसीज़ हैं वो हमारे डिफरेंट एल्टीट्यूड पे ग्रो करने के लिए बनी हैं। जब हम डिफरेंट एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो वो हाई एल्टीट्यूड भी हो सकता है और वो लो एल्टीट्यूड हो सकता है। कुछ मेडिसिनल ड्रग ऐसी हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो कर सकती हैं, कुछ मेडिसिनल ड्रग ऐसी हैं जो कि लो एल्टीट्यूड पे के अंतर्गत अपने ग्रोथ को प्रोड्यूस करती हैं। उनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन ऑप्टिमम पाई जाती है। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है कि कौन सा प्लांट किस प्रकार के एल्टीट्यूड पे ग्रो कर सकता है, तो इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर जैसे ही एल्टीट्यूड में चेंजेस होते हैं तो कई प्रकार के एनवायरमेंटल चेंजेस भी पाए जाएंगे, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी इफेक्ट होगी, विंड वेलोसिटी होगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी चेंजेस पाया जाएगा। अगर ये तीनों के तीनों फैक्टर्स को मिलाते हैं तो तीनों फैक्टर्स जो होते हैं दे अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो प्लांट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि वो किस एल्टीट्यूड पे ग्रो कर रहा है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है हमारा जैनशियाना रूट, जिसका बोटानिकल नेम जैनशियाना लूटिया होता है। इसके अंदर बिटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रेजेंस पाई जाती है। वही पाया गया है जब जैनशियन रूट को हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो कराया जाता है तो उसके बिटर कॉन्स्टिट्यूएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ पाई जाएगी। अगर उसको हम डिक्रीज एल्टीट्यूड पे अगर ग्रो करते हैं तो जो बिटर ग्लाइकोसाइड की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। एकोनाइट एको ड्रग आ रहा है जो कि हमारे अल्कोलॉइड्स कंटेन करता है। वन मोर ड्रग लोबेलिया, उसके अंदर भी अल्कोलॉइड कंटेंट पाए जाते हैं। ये पाया गया है इनकी जो कंसंट्रेशन होती है दिस बिकम डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड। अगर हम इनको इनकी जो कंसंट्रेशन है अल्कोलॉइड की वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हमारे दो एग्जांपल आ गए हैं, जैनशियाना लूटिया का और हमारा एकोनाइट का और लोबेलिया का। कुछ और एग्जांपल के बारे में जब डिस्कस करते हैं, ऑयल कंटेंट ऑफ थाइम एंड द पेपरमिंट। जैसे कि हम जानते हैं पेपरमिंट ऑयल, थाइम ऑयल जो होता है हमें इन पेपरमिंट प्लांट से और थाइम प्लांट से ऑब्टेन होता है। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इट डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड। जैसे हम हाइट को इंक्रीज़ करेंगे, अगर उन्हें हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो किया जाएगा तो ये पाया गया है कि जो कंसंट्रेशन होती है ऑयल की इन प्लांट्स के अंदर कम पाई जाएगी। एक हमारी ड्रग है पायरीथ्रियम। जब हम पायरीथ्रियम के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जिसका नाम होता है पायरीथीन, और इसका जो पार्ट जो यूज़ होता है प्लांट पार्ट वो होता है हमारा फ्लावर हेड्स। तो ये देखा गया है जब हम इस प्लांट को हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन और इनकी जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं बच्चों, सिनकोना ड्रग है, टी है, यूकलिप्टस है।
इनको कल्टीवेट होने के लिए, इनको ग्रो होने के लिए, इनकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इनको हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करने की ज़रूरत है। अराउंड 1000 टू 2000 मीटर पे इनकी जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम पाई जाएगी। इतना एल्टीट्यूड, इतनी हाइट चाहिए इनके ग्रो करने के लिए। अब सिंकोना का एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए। सिंकोना को हमने पहले बता दिया कि हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो होने की रिक्वायरमेंट है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे अच्छी इसकी ग्रोथ पाई जाती है। मगर अगर सपोज़ कीजिए सिंकोना ड्रग को हम लो एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं तो ये ग्रो तो हो जाएगा, इसके डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लांट ग्रो कर जाएगा। मगर दिक्कत क्या आएगी, उसके अंदर जो अल्कलॉइड जो कंटेंट है, सिंकोना इज़ द ड्रग विच कम्स अंडर द अल्कलॉइडल कैटेगरी, क्यूनिन, क्यूनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। प्लांट ग्रो कर जाएगा मगर कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो एक फैक्टर है अफेक्ट कर देता है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट्स को, कई प्रकार से अफेक्ट कर सकता है, तो इसकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। दूसरा जो फैक्टर आ रहा है उसको बोला जाता है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये 3 प्रकार की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ये ग्रोथ ऑफ प्लांट को कंट्रोल करेगा, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ मेडिसिन प्लांट को कंट्रोल करता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो भी इससे अफेक्ट हो सकती है। तो ये 3 फैक्टर है जो कि हमारे टेम्परेचर के अंतर्गत आते हैं। टेम्परेचर के अंतर्गत कई प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। सारे के सारे प्लांट एक टेम्परेचर कंडीशन के अंदर ग्रो करेंगे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि सैफ्रॉन, जिसको हम सैफ्रॉन जो है हमारा केसर के नाम से जाना जाता है, और सैफ्रॉन का जो कल्टीवेशन है वो कोल्ड क्लाइमेट में होगा। कोल्ड क्लाइमेट का मतलब क्या है, टेम्परेचर जो होगा वहाँ पे कम पाया जाएगा, लो टेम्परेचर रेंज में पाया जाता है। कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, इनको थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है अराउंड 55 टू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसका कल्टीवेशन सबसे बढ़िया पाया जाएगा। जब हम टी के बारे में बात करते हैं, टी का जो कल्टीवेशन है वो 70 डिग्री टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पाया जाता है। तो टेम्परेचर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। जब हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी को समझा जा सकता है द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर और द वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए एयर एट ए स्पेसिफिक टाइम, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी। और इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ह्यूमिडिटी हाई ह्यूमिडिटी भी हो सकती है और लो ह्यूमिडिटी भी होगी। जहाँ पे वाटर वेपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी नॉर्मल वैल्यू से, उसको बोला जाएगा हाई ह्यूमिडिटी, और जहाँ पे वाटर वेपर की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी नॉर्मल वैल्यू से, उसको बोला जाता है लो ह्यूमिडिटी। जब हाई ह्यूमिडिटी होती है तो जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो एक्सेस हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द फंगस एंड द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा। मगर दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, लो ह्यूमिडिटी। लो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की नॉर्मल से भी बहुत ही कम है, मतलब समझ लीजिए ड्राई कंडीशन हो गई, तो ये इंक्रीज़ करेगा ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाटर लॉस। जितनी ज़्यादा ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वाटर जो प्रेजेंट रहता है प्लांट के अंदर वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम ट्रांसपायरेशंस कहते हैं। तो दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है। ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा भी यही है, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो इट इज़ वन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ यूज टू रेगुलेट द ग्रोथ, इट इज़ यूज टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नंबर डी या फिर फोर्थ फैक्टर कह सकते हैं, जिसका नाम है रेनफॉल एंड द इरीगेशन। एक्सेप्ट द जीरोफाइटिक प्लांट, यहाँ पे वर्ड में एक्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, एक्सेप्ट द जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, उनको हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। जितने भी हमारे मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट जिनको बोला जाता है, उनको हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए बहुत ही कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल की कैटेगरी के अंदर कैक्टस आ सकता है, एलोए आ जाएगा, अकेशिया ड्रग आ जाएगी। ये वो ड्रग हैं जो जीरोफाइटिक प्लांट है। मगर इनके अलावा मोस्टली जितने भी प्लांट चाहिए उनको ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो इरिगेशन से, जिसको हम हिंदी में सिंचाई के नाम से जानते हैं, या फिर रेनफॉल के द्वारा वो अपनी वाटर की सप्लाई वहाँ पे की जा सकती है। एक्सेस हर चीज़ का ख़राब है। एक्सेस ऑफ रेनफॉल एंड एक्सेस ऑफ द इरिगेशन दैन द नॉर्मल वैल्यू दैट लीड्स टू द लीचिंग। एक वर्ड यहाँ पे वर्ड आया है बच्चों, लीचिंग। और लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग का मतलब होता है जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं प्लांट के अंदर, वो
प्लांट लीचिंग प्रोसेस के द्वारा उसकी वाटर के अंदर घुलनशील हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो कंसंट्रेशन जो होती है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मतलब वाटर के अंदर घुलनशील जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, ज़्यादा पानी होने की वजह से वो उसके अंदर घुल जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर उनकी कमी हो जाएगी। तो फॉर दैट रीज़न जो इरिगेशन है, जो हमारा जो रेनफॉल है, इट शुड बी ऑप्टिमम फॉर द ईच एंड एवरी प्लांट्स। ये हो गया हमारा वन मोर फैक्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, जिसका नाम है लेंथ ऑफ डे एंड द डे लाइट। जब हम लेंथ ऑफ डे के बारे में बात करते हैं तो ये एक एक्सपोजर से रिलेटेड हो गया कि हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं लेंथ ऑफ द डे के अंतर्गत, कितना लॉन्ग डे कंडीशन के अंदर ग्रो किया जा रहा है या फिर उसको शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर उसको ग्रो किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं लॉन्ग डे कंडीशन की और शॉर्ट डे कंडीशन की, दोनों ही जो कंडीशन होती हैं ये अफेक्ट करती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन को। पर्टिकुलरली एग्जांपल यहाँ पे सामने आपके आ रहा है पेपरमेंट का। जब हम पेपरमेंट प्लांट को ग्रो किया जाता है लॉन्ग डे कंडीशन या फिर लॉन्ग डे एक्सपोजर में, या उसको एक और कंडीशन के अंदर ग्रो किया जाएगा जिसका नाम है शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर। तो जब उसको लॉन्ग डे कंडीशन के अंदर ग्रो किया जाता है तो ये पाया जाता है कि पेपरमिंट प्लांट के अंदर 3 प्रकार के एक्टिव कंसंट्रेशन पाई जाती है। उनके नाम है मैंथॉल, मैंथॉन एंड मैंथोफ्यूरॉन। मगर जब उसको शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर जब ग्रो किया जाता है पेपरमिंट प्लांट को, ये तो पाया गया है उसमें केवल मैंथोफ्यूरॉन ही प्रेजेंट रहता है, मैंथॉल और मैंथॉन उसके अंदर नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पेपरमिंट प्लांट जो है वो बेटर ग्रो करेगा हमारी लॉन्ग डे कंडीशन के अंदर। शॉर्ट डे कंडीशन के अंदर उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंसंट्रेशन है जो वो डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं डे लाइट के बारे में। जब हम डे लाइट के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं लाइट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। अगर लाइट की वजह से ही प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, सनलाइट की वजह से ही जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है वो पॉसिबल हो सकती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। तो स्पेसिफिक टाइप की जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए। तो यहाँ पे हम सनलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इन फुल सनशाइन इन डे लाइट द एल्कोलॉइड कंटेंट ऑफ एल्कोलॉइडल ड्रग इज़ इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ये बोला गया है कि एल्कोलॉइड कंटेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, एल्कोलॉइडल कंटेंट की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? एल्कोलॉइडल ड्रग के अंदर ज़्यादा पाई जाएगी। एल्कोलॉइड ड्रग के एग्जांपल बहुत सारे, जैसे हमारी सिंकोना हो गई, हमारे दतूरा हो गया, हमारा एट्रोपा हो गया, हमारा बेलाडोना ड्रग हो गई, सारी की सारी हमारी एल्कोलॉइडल ड्रग है। तो ये पाया गया है कि जो आफ्टरनून के टाइम में, जिसमें जो डे लाइट होती है अपनी फुल इंटेंसिटी भी होती है सन की, उस कंडीशन में एल्कोलॉइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा पाई जाएगी। मगर एल्कोलॉइडल ड्रग को अगर कल्टीवेट किया जाए इन शेड के अंदर, शेड का मतलब कि सन की जो लाइट है ज़्यादा नहीं एक्सपोज हो रही है, दूसरा जो क्लाउडी वेदर होता है रेनी सीजन के अंदर, कंसंट्रेशन जो एल्कोलॉइड की होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? जो कंसंट्रेशन है एल्कोलॉइड की वो डे लाइट से अफेक्ट होगी। इंटेंस लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ द एल्कोलॉइड। अगर क्लाउडी वेदर होगा, शेड के अंदर या फिर लेस सनलाइट अगर आ रही है, उस कंडीशन में जो हमारे एल्कोलॉइड के जो फाइटो कांस्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन एल्कोलॉइडल ड्रग के अंदर कम पाई जाएगी। ये हो गया हमारा एक और फैक्टर। नेक्स्ट जो फैक्टर आ रहा है हमारा सॉइल एंड द सॉइल फर्टिलिटी। जब हम सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट्स को अफेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप की सॉइल्स प्रेजेंट रहती हैं और डिफरेंट टाइप के सॉइल्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की ग्रो की जाती है। तो ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट किस प्रकार की सॉइल के अंदर डेवलप होने के लिए डेवलप हो सकता है। तो अगर इसका पता होगा तो हमें बेटर यील्ड मिलेगी, हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है प्लांट के वो इम्प्रूव होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो हमें ऑप्टिमम पाई जाएगी। तो जब हम बात करते हैं for the cultivation of medicinal plants, it's required to determine or check the physical, chemical and microbiological properties of the soil। जब भी किसी प्लांट को ग्रो करना होता है तो उससे पहले हमें सॉइल की प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी है। और सॉइल की प्रॉपर्टी को यहाँ पे 3 हेडिंग के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी और नंबर 3 आ रही है हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली हम पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। उस पार्टिकल साइज़ के बेसिस पर ही डिफरेंट टाइप की
जो सॉइल्स हैं वो डेवलप होती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि कई प्रकार के पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल साइज बहुत ही फाइन है, कोर्स है, तो जैसे कि फाइन होगा तो वो फाइन क्ले की फॉर्मेशन करेगा, अगर कोर्स है तो कोर्स क्ले की फॉर्मेशन करेगा। लोमी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, तो कई डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स हैं वो अवेलेबल होती हैं और इन्हीं सॉइल्स को डिफरेंट प्लांट उसके अंदर कल्टिवेट और ग्रो कर सकते हैं। केमिकल के बारे में बात करते हैं तो केमिकल्स का मतलब है कि उसके अंदर कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि प्लांट को नरिशमेंट करने के लिए रिक्वायर है। दूसरा जो फैक्टर केमिकल के अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा पीएच ऑफ द सॉइल। जब हम पीएच ऑफ द सॉइल के बारे में बात करते हैं, पीएच के बेसिस पे भी सॉइल को डिवाइड किया गया है, जैसे कि एसिडिक सॉइल और द एल्कलाइन सॉइल। जब हम एसिडिक सॉइल के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे टोबैको प्लांट और टी प्लांट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। और जब हम एल्कलाइन सॉइल के बारे में बात करते हैं तो सनफ्लावर प्लांट और राइस प्लांट जो होते हैं वो एल्कलाइन सॉइल के अंदर सबसे बढ़िया डेवलप होते हैं। तो ये हमें जानकारी होना ज़रूरी है कि जो हम सॉइल को डेवलप कर रहे सॉइल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि सॉइल की पीएच क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, किस टाइप की सॉइल्स है। और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि किस प्रकार के हार्मफुल या फिर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। उसका एग्जांपल बाद में आ जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अभी समझा देते हैं चलिए। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिस सॉइल के अंदर होते हैं वो बहुत ही बढ़िया सॉइल मानी जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को वो अब्जॉर्ब कर लेगी और वही जो नाइट्रोजन है वो प्लांट अब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये डिटरमाइन करना है कि उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर ऐसे फंगस तो अवेलेबल नहीं है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, तो इनका डिटर्मिनेशन करना भी ज़रूरी होता है। जब हम सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी का मतलब ये है उर्वरक शक्ति। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। जितनी बढ़िया फर्टिलिटी पाई जाएगी सॉइल की, उतनी बढ़िया कल्टीवेशन प्लांट्स का पाया जाता है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है फूड एलिमेंट्स के ऊपर एंड द न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। सॉइल फर्टिलिटी जो होती है इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया किस तरीके से जाया जा सकता है? तो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कई मेथड है, जैसे कि एडिशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, एडिशन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और एप्लीकेशंस और द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मैन्योर्स, जैसे कि काउ डंग हो गया या फिर डिकम्पोज्ड होती है उसका एडिशन इसके अंदर करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़िया होगी वो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, या फिर उसके द्वारा बहुत बढ़िया मेडिसिन प्लांट का कल्टीवेशन हो सकता है। अब एक और आ रहा है जिसका नाम है फर्टिलाइज़र्स। जब हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र्स मेनली वो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट और एलिमेंट्स कंटेन करते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। जब हम न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। पहला है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और थर्ड वन जो आ रहा है हमारा ट्रेसेस एलिमेंट। जब हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइज़र्स में, इनकी संख्या या फिर अमाउंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल आ गया पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है प्लांट्स के लिए, जैसे कि सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब हमारे सेकेंडरी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और कुछ ट्रेस एलिमेंट है जो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है मगर रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड। जब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड द ग्रोथ ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट्स पार्ट। प्लांट पार्ट का मतलब मेडिसिनल प्लांट पार्ट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए वो नेसेसरी होगा। अब लास्ट वाला जो आ रहा है बच्चों हमारा पेस्ट एंड द पेस्ट कंट्रोल। जब हम पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो जनरली ये एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जिसके द्वारा हमारी जो मेडिसिनल प्लांट है वो कई तरीके से इफ़ेक्ट हो सकती है, हैजार्डस इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, पूरा का पूरा जो डिस्ट्रक्शन है पूरी की पूरी हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। तो ये जो पेस्ट होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, उनमें वायरसेस आ सकते हैं, वीड आ सकता है, इंसेक्ट आ सकता है, फंगाई आ सकता है और नॉन इंसेक्ट पेस्ट जिनको हमें जैसे कि रोडेंट हो गए, रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, ये भी हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं। तो इन पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पेस्ट की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो ये हमारे फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेडिसिन प्लांट्स के बारे में तो पूरी तरीके से इनके द्वारा ख़राब हो सकते हैं। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इनको कंट्रोल करने के लिए हमें कई प्रकार के मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है जिनको बोला जाता है पेस्ट कंट्रोल मेथड्स।
ये कई प्रकार के मेथड्स हैं, जैसे कि केमिकल्स मेथड्स हो गए, एग्रीकल्चर मेथड्स हो गए, मैकेनिकल मेथड्स हो गए और बायोलॉजिकल मेथड्स हो गए। तो ये वो मेथड हैं जिनके अंदर हम इनको यूज़ करके पेस्ट की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मेडिसिन प्लांट है वो किसी तरीके से अफेक्टेड ना हो पाए। जैसे कि हम बात करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स में, केमिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में जनरली हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, मगर ये रिकमेंड किया जाता है आजकल कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनको ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कई प्रकार की जो डिजीज़ हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि कैंसर हो रहा है, इम्यूनिटी उनकी डाउन होती जा रही है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको सिंथेटिक केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, उनका छिड़काव मेडिसिन प्लांट के ऊपर नहीं करना चाहिए। उसके अगेंस्ट में कई प्रकार के नेचुरल पेस्टिसाइड जो हैं उनको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। फार्मर्स को अवेयर हो गए हैं और इनके नेचुरल पेस्टिसाइड्स को वो यूज़ करें, जिसके अंदर कई प्रकार की हर्ब्स होती है जो कि इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लिया जाए तो नीम हो गया, नीम हमारी जो ड्रग है वो नेचुरल इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। हमारे यूकेलिप्टस ऑयल हो गया जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट और इंसेक्ट किल करने के भी काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मेथड्स हो गए, मैकेनिकल मेथड्स हो गए, बायोलॉजिकल मेथड है, ये भी वो मेथड है जिनके द्वारा हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वो फैक्टर्स थे जिनको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से जाना जा रहा था या फिर एक्सोजीनस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हैं हमारे फार्मर्स को या फिर जो भी ग्रो कर रहा है मेडिसिन प्लांट्स को, उनको इनके फैक्टर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी पैदावार जो है, जो ग्रोथ है हमारी मेडिसिन प्लांट्स की ऑप्टिमम हो, उनके अंदर हेल्थ, उनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन ऑप्टिमम हो, हमारे जो मेडिसिन प्लांट हो वो हेल्दी मेडिसिन प्लांट्स होने चाहिए। तो ये एक हमारा जो टॉपिक था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, जिसके अंदर हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर थे उनको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमारे एंडोजीनस फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम जेनेटिक फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर आता है हमारा म्यूटेशंस आता है, उसके अंदर हमारा पॉलीपेलाइडी आ जाता है, उसके अंदर हमारा हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बच्चों वो कंप्लीट होते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। और कोई भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है तो आप इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा ही, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप इसमें कमेंट लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।